अराउंड 1910 रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के बाद लगा कि नहीं, एटम के अंदर जो अरेंजमेंट थॉमसन ने बताया है वो सही नहीं है। एटम्स के अंदर जो अरेंजमेंट है वो कुछ अलग होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं व्हाट अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने कैसे ये कहा, क्या उसके ऑब्जर्वेशंस थे, क्या उससे कंक्लूड किया गया। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। एक्चुअली रदरफोर्ड के लिए फेमस था कि उसका जो एक्सपेरिमेंटल साइंस पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। यानी कुछ भी एक्सपेरिमेंट सेट करना, बहुत सारे पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करना, उसके में रदरफोर्ड को एक्सपर्ट माना जाता था। तो रदरफोर्ड ने एक बार अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को, गीगर नाम था उसका, पीएचडी स्टूडेंट था, उसको कहा कि काम करो, एक गोल्ड फॉइल लो, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल लो, और उस थिन गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल से अटैक करो और देखो कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो किस तरह से पास होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं या नहीं होते। हाँ, बट जो गोल्ड फॉइल यूज की गई वो बहुत ही ज्यादा थिन थी। उसकी जो थिकनेस थी दैट इज 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ तो नैनोमीटर 100 यानी 10⁻⁷ मीटर। तो बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल को यूज किया और उस पर अल्फा पार्टिकल से अटैक किया। कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक गोल्ड फॉइल, और इस गोल्ड फॉइल को चारों तरफ से सराउंड कर दिया बाय ZNS स्क्रीन, और यहां पर एक कोई अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का सोर्स कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकता है, बिकॉज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है हमें पता है अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। और ये जो अल्फा पार्टिकल यहां से एमिट हुए उनको गोल्ड फॉइल की ओर डायरेक्ट करते हैं 100 नैनोमीटर। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है जो यहां से निकल रहे हैं ये गोल्ड फॉइल पर जाके स्ट्राइक करेंगे, गोल्ड फॉइल पर जाके स्ट्राइक करके करेंगे और ये ZNS स्क्रीन से फाइनली टकराएंगे। तो कहां पर ये टकरा रहे हैं ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब ये ZNS स्क्रीन पर टकराएंगे अल्फा पार्टिकल तो वहां पर कुछ फ्लैश जनरेट होगा जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गीगर को ये कहा कि देखो कि जो अल्फा पार्टिकल से किस तरह से मूवमेंट होता है, कहां ये अल्फा पार्टिकल टकराते हैं, ये गीगर को कहा रदरफोर्ड। कह सकते हो गीगर ने एग्जैक्टली ऐसे ही किया। बहुत दिनों तक गीगर इसको ऑब्जर्व करता रहा, बट गीगर को कोई बहुत ऐसा स्ट्रेंज या अलग से रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स कुछ सीधे पास हो गए, कुछ थोड़े बहुत एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। तो गीगर जो है रदरफोर्ड के पास वापस आया और कहा कि ठीक है, कोई नॉर्मल रिजल्ट है सभी। तो रदरफोर्ड को पता नहीं कुछ था कि अब कुछ तो मिलेगा यहाँ पर। तो रदरफोर्ड ने गीगर को ये कहा कि काम करो, जिस डायरेक्शन से अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन से वापस से ऑब्जर्व करो इस कि क्या यहां पर इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या कोई अल्फा पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट होके आता है या नहीं आता है। तो गीगर ने ऐसा ही किया। गीगर ने बहुत केयरफुली इसे ऑब्जर्व किया तो गीगर ने नोटिस किया कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, यानी कहा जाता है 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट बाउंस बैक हो जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट 180 डिग्री पर वो डिफ्लेक्ट हो गए। ये एक स्ट्रेंज रिजल्ट था, ये एक स्ट्रेंज रिजल्ट था, सरप्राइज था कह सकते हो। और इसी के बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तो पहले तो जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम यहां पर लिखेंगे। तो लिखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल।
वेट प्लीज। First one, most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected, यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो गए स्ट्रेट। very few alpha particles was deflected by small angles, ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन था। एंड थर्ड, सेकंड में वेरी फ्यू की जगह केवल फ्यू लिख दीजिए, सेकंड जो पॉइंट था फ्यू पार्टिकल्स, और थर्ड में लिखिए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, थर्ड में लिखिए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखिए 1 out of 20,000 bounced back that is were deflected by nearly 180 degree। तो ये रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस थे। अब रदरफोर्ड ने इससे क्या कंक्लूड किया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो रदरफोर्ड ने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया कि अगर एक अल्फा पार्टिकल, जिसे हम कहते हैं हीलियम +2 चार्ज इसके ऊपर, अल्फा पार्टिकल और +2 चार्ज, अगर इसको वापस से थ्रो करना है, बाउंस बैक करना है, तो कोई हैवी पॉजिटिव चार्ज यहां पर होना चाहिए, बहुत ही हैवी कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जिसका मास भी ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो इस अल्फा पार्टिकल को अच्छे खासा रिपेल करेगा, जिसके कारण ये बाउंस बैक हो सकता है। हाँ, लेकिन बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स सिंस 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है आगे चल के जिसे हम न्यूक्लियस कहेंगे, इसकी साइज बहुत छोटी होनी चाहिए, इसकी साइज बहुत छोटी होनी चाहिए। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स सिंस बाउंस बैक कर रहे हैं, अगर वो बाउंस बैक कर रहे हैं, तो यहां पर कोई पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, जिसका मास ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर सके। सेकंड थिंग, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अगर बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो गए, इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो एम्प्टी होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए। और कुछ पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, तो उसका लॉजिक ये है कि जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास में जा रहे थे, वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, इस तरह से वो पर्टिकुलर कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और जो अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट इस न्यूक्लियस की ओर जा रहा था, वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। तो इस तरह से रदरफोर्ड ने जो रिजल्ट्स ऑब्जर्व किए थे उसको एक्सप्लेन किया कि हाँ, अगर हमें इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है, तो एटम के अंदर हमें ये मानना होगा कि एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको लेटर ऑन न्यूक्लियस कहा गया, और उसमें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जबकि थॉमसन ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट 180 डिग्री से वो डिफ्लेक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। तो इसी को पॉइंट्स में लिख लेते हैं, कंक्लूजन्स। देखिए, सब बहुत सिंपल सा लग रहा है आज की डेट में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, सब होता है। यही बातें उस टाइम पर बहुत मुश्किल थी, इतना आसान नहीं था जब किसी को कुछ आइडिया नहीं है। मैं आपको एक बता दूं, जनरल स्टोरी बता दूं।
1906 में रदरफोर्ड मॉडल आया था 1911 के आसपास। 1906 में बोल्ट्जमैन ने, नाम आपने आई थिंक सुना होगा, बोल्ट्जमैन ने सुसाइड किया था। और बोल्ट्जमैन ने सुसाइड जो किया उसके पीछे का कारण क्या था? बोल्ट्जमैन ने ये कहा था कि जो सब्सटेंस होता ना, दो ये बहुत पहले भी कहा गया, ऐसा नहीं कि बोल्ट्जमैन ने नया कहा, बट फिर भी बोल्ट्जमैन ने भी इसको सपोर्ट किया। बोल्ट्जमैन ने कहा कि जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है एटम है, और एक सब्सटेंस को आप बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो जिसको कहा गया एटम। तो जब बोल्ट्जमैन ने ये बात कही तो बहुत सारे कह सकते हो रिलीजियस पर्सन्स ने इस बात को एंटी रिलीजियस माना और ये कहा कि जो सब्सटेंस गॉड का इतना अच्छा क्रिएचर है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो उसको एंटी रिलीजियस माना गया। एक्चुअली ये सब 1900 यानी स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी में अच्छी खासी रिसर्च होने लगी। उसका कारण ये था कि 19th सेंचुरी में सामानों को ट्रांसफर करने के लिए शिप्स का यूज किया जाता है। शिप्स के जो शिप्स थी उसमें स्टीम इंजन्स यूज किए जाते थे। तो कैसे स्टीम इंजन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए, तो उस पर काफी ज्यादा रिसर्च हुई। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बोल्ट्जमैन ने भी ये कहा था कि जो स्टीम होती है, वाटर होता है, वो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एटम्स, मॉलिक्यूल्स लाइक दैट। तो कहा कि नहीं, ये एंटी रिलीजियस है, सैक्रिलियस, एंटी रिलीजियस माना गया, और बिकॉज ऑफ दैट बोल्ट्जमैन ने सुसाइड किया। अब आप कह सकते हो सर 1906 तक तो एटम ही डिस्कवर हो गया, थॉमसन थ्योरी भी आ गई। तो देखिए तब तक कोई गूगल या विकिपीडिया ऐसा नहीं था कि किसी एक ने कुछ सर्च कर लिया और वो पूरी दुनिया को पता चल गया, नहीं। और एक्सेप्टेंस आने में बहुत टाइम लगता है। किसी चीज को किसी ने बताया, डिस्कवर किया, लेकिन ऐसा नहीं कि आज मैंने बताया और सबने मान लिया। तो वो एक्सेप्टेंस आने में बहुत टाइम लगता है। तो इवन 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी, जब तक आप कह सकते हो इवन इलेक्ट्रॉन भी कुछ लोगों ने डिस्कवर कर लिए थे, तब भी ये एक्सेप्टेंस नहीं थी कि हाँ एटम एग्जिस्ट करता है। तो तब तक आप सोचो ये सब कुछ कहना बहुत मुश्किल था। तो चलिए कंक्लूजन्स की बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने इसके बेसिस पर क्या कंक्लूड किया, वो मैं आपको लिखवाता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन, most of the space in the atom is empty, as most of the alpha particles passed undeflected through the gold foil. Second, a very few alpha particles were deflected by 180 degree. The deflection must be due to enormous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom, as stated by Thomson. Full stop. The positive charge has to be concentrated in a very small volume, that repelled and deflected the positively charged alpha particles.
थर्ड कंक्लूजन, इवन रदरफोर्ड ने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इसी में आगे कंटिन्यूटी में, बट उसमें अभी बहुत ज्यादा फिजिक्स और मैथ्स इन्वॉल्व है, तो जस्ट उसका कंक्लूजन हम यहाँ पे लिखेंगे। इवन रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उससे ये भी कंक्लूड किया कि जो एटम होता है, एटम की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में होती है, जबकि जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेडियस 10⁻15 मीटर की होती है। यानी एक एटम में एक न्यूक्लियस की जो साइज है वो बहुत ही कम है, ये बहुत ही कम है, 10⁻15 मीटर। इसको ऐसे कहा जाता है कि अगर एक बॉल, जो हम क्रिकेट बॉल की बात करते हैं, उसको हम मान लें कि वो न्यूक्लियस है, तो जो एटम का डायमीटर होगा, एटम की रेडियस जो होगी, एटम की रेडियस वो अराउंड 5 किलोमीटर की होगी। यानी इतना बड़ा एटम होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है बहुत ही छोटा है। दोनों की रेडियस का रेशियो आप कह सकते हो 10⁻5। किस तरह से ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो एटम जो के अंदर न्यूक्लियस की जो साइज है वो बहुत कम होती है। तो ये भी रदरफोर्ड ने कुछ कैलकुलेशन के थ्रू फाइंड आउट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। नोट डाउन द रिजल्ट। Calculations by Rutherford suggested that radius of the atom is about 10⁻⁻10 meter, while that of nucleus is 10⁻⁻15 meter. तो ये रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स थे। अच्छा, मैं इसको इस तरह से क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल पर इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, व्हाट विल बी द कंक्लूजन। तो ये ऑब्जर्वेशन थे, ये कंक्लूजन्स थे। अब फाइनली रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया कि एटम के अंदर किस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए। तो लिखे यहां पर रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। फर्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन्स और मॉडल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, ऐसा लगेगा कि दोनों एक ही है। तो बट हाँ, ये मॉडल अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम was densely concentrated in extremely small region called nucleus by Rutherford. Second point, the nucleus is surrounded by electrons. That move around the nucleus with very high speed in circular paths called orbits. एक तरह से ये सोलर सिस्टम को मैच करवाया गया। यहाँ एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकते हैं, जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड अर्थ और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। वही लॉजिक यहां पर भी यूज किया गया। एंड थर्ड वन, electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction.
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे सन और अर्थ के बीच में हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसी तरह से रदरफोर्ड ने कहा कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे से बाउंड रहेंगे। तो ये रदरफोर्ड मॉडल था। इसे न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है बिकॉज फर्स्ट टाइम एटम में न्यूक्लियस के बारे में बताया गया कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है। और सिंस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था तो थॉमसन मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया कि हाँ थॉमसन मॉडल सही नहीं था। एंड दिस मॉडल रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल इज नियरली प्रेजेंटेड इन 1911। तो जो पॉइंट्स मैंने लिखा है बस वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, कुछ 2-3 पॉइंट्स और रिलेटेड है इसी से, वो मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा। रदरफोर्ड ने मैथमेटिक कुछ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक फॉर्मूला भी दिया जिससे हम किसी न्यूक्लियस की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो जो फॉर्मूला था r0 a की पावर 1/3 where r0 is constant which is 1.33 into 10⁻⁻15 मीटर, ये कांस्टेंट है। और a जो है वो यहाँ पर मास नंबर है। मास नंबर कह सकते हैं जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा न्यूक्लियस की रेडियस भी बढ़ेगी। ये किसकी न्यूक्लियस है, किसकी रेडियस है, न्यूक्लियस की रेडियस है, एटम की नहीं है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, याद रखना है। देन देयर इज वन मोर टर्म, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाँ, इसको समझने के लिए पहले फिजिक्स के कुछ फॉर्मूले और हमें समझने होंगे। और ये जो फिजिक्स के फॉर्मूले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ोगे जो कि 11th में नहीं 12th में आता है, बट अभी हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो इसीलिए अभी हमें यूज करना होगा। तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, जितना हमारी जरूरत है उतना यहाँ पर मैं इनको इंट्रोड्यूस करूंगा। यही यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पूरे चैप्टर में आप कह सकते हो कि कुछ पॉइंट्स है जहां पर हमें प्रॉब्लम होती है बिकॉज वहां पर अच्छी खासी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। और वो जो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है वो आप 12th में भी पढ़ते हो, मोस्ट ऑफ द पार्ट और 12th में पढ़ते हो। इसीलिए फिजिक्स में भी आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, लेकिन फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर आप सबसे लास्ट में पढ़ते हो ताकि तब तक सारे बेसिक्स जो है वो कवर हो जाए। लेकिन केमिस्ट्री में हमें अभी इसकी जरूरत भी पड़ती है, बहुत सारे चैप्टर्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इनको समझने में इनकी जरूरत पड़ती, तो हमें यहाँ पर पहले उसको एलिमेंट्री लेवल पर तो इंट्रोड्यूस करना ही होगा ताकि हम उन सबको समझ सकें। तो पॉइंट जो है यहाँ पर वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक टर्म यहां पर यूज की जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती वो हमें देखना। तो उससे पहले एक और टर्म यहां पर लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ से आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दो चार्ज पार्टिकल है जिन पर Q1 और Q2 चार्ज है और वो एक दूसरे से अगर r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इतना फोर्स लगेगा कि Q1 Q2 अपॉन r²। r उनके बीच की डिस्टेंस है, k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9 × 10⁹। सब कुछ ऐसा यूनिट्स में ही है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसकी यूनिट भी डिसाइड कर सकते हो। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी तरह से होता है, Gm1m2 अपॉन r²। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में होगा, अगर सिमिलर चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स रिपल्सिव होगा, और अगर अपोजिट चार्ज पार्टिकल है तो ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको आप चाहे तो आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब लेट्स से कोई m मास का सब्सटेंस है, उसे मैं अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाता हूं, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि मैंने कुछ वर्क किया, उसके ऊपर उठाया है, तो मेरी एनर्जी डेफिनेटली कंज्यूम हुई होगी। सिंस एनर्जी यूनिवर्स की टोटल कांस्टेंट है तो हम ये कहते हैं जो मैंने एनर्जी उसको ट्रांसफर की है, जो वर्क मैंने किया है वो उसकी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी।
तो अगर h हाइट ऊपर उठाए तो हमें पता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो वर्क मैंने किया है, जो एनर्जी मैंने दी है, दैट इक्वल्स टू mgh। तो जनरली हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। मैं यहाँ पर मोड लगा रहा हूं अभी ताकि साइन कन्वेंशन हम अलग से डिसाइड कर सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बट हाँ वर्क डन। अब यहाँ पर जैसे अर्थ की सरफेस पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, और ये जो अर्थ की सरफेस mgh है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम इन्फानाइट पर, अगर दो चार्ज पार्टिकल इन्फानाइट पर है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, बिकॉज उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर है। तो अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फानाइट से, ये मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है Q2 और ये Q1 है, इसको इन्फानाइट से r डिस्टेंस तक लाने में जो आपको वर्क करना होगा, दैट वर्क इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क कितना करना होगा, तो वर्क का फॉर्मूला मैंने मोड लगा दिया इसीलिए माइनस साइन ही लगा रहा हूं, इसीलिए बहुत ज्यादा फिजिक्स नहीं, हाँ समथिंग लाइक दैट आप जो यूज करते हो फिजिक्स में, f डॉट dx समथिंग कुछ। यहाँ पर लिमिट्स उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हो, इन्फिनिटी टू r की लिमिट लगेगी, इन्फिनिटी टू r की लिमिट लगेगी, dr अगर यहाँ पर तो यहाँ पर dr भी लिख सकता हूं मैं। तो k q1 यहाँ पर भी मेरा मोड है तो इसीलिए साइन का कोई इश्यू नहीं है। वैसे अगर आप फिजिक्स में देखते हो तो साइन भी आता है q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। और ये जो वर्क डन है इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट r डिस्टेंस माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और इसको फाइनली अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो k q1 q2 अपॉन r। फिर से कहूंगा इंटीग्रेशन में यहां पर लिमिट्स भी लगा दी, इन्फिनिटी से r, माइनस साइन प्लस माइनस को भूल जाओ, वो मैं अलग से आपको बता दूंगा कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, इंटीग्रेशन वाले प्लस माइनस को भी भूल जाओ। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और अगर आप किसी और चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक लेके आ रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपको उसे पास में लाने में एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर ये दोनों सिमिलर चार्ज पार्टिकल है तो ये वैल्यू प्लस होगी, और है इसका उल्टा अपोजिट चार्ज पार्टिकल है तो ये वैल्यू माइनस होगी। तो इस लॉजिक से आप साइन डिसाइड कर सकते हो कि चार्ज पॉजिटिव साइन जो होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, जो मैंने कहा आपसे कि Q1 Q2 अपॉन r वो चार्ज के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे पॉजिटिव सिमिलर चार्ज है या अपोजिट चार्ज पार्टिकल है। हाँ, ये फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, और यहाँ पर हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लेते हैं, जीरो। तो किसी r डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसका फॉर्मूला के Q1 Q2 और r। ठीक है, अब इसका रदरफोर्ड मॉडल से क्या कनेक्शन है वो हमें देखना है कि इसका रदरफोर्ड मॉडल से क्या कनेक्शन होगा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, लेट्स से ये कोई अल्फा पार्टिकल है जिसको हमने किसी गोल्ड भी ले सकता, गोल्ड के एटम की ओर प्रोजेक्ट किया। तो गोल्ड का जो न्यूक्लियस है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, गोल्ड के न्यूक्लियस का गोल्ड का एटॉमिक नंबर Z है, तो इसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और हर एक प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर Z प्रोटॉन्स है तो इस पर चार्ज कितना होगा, ZE। पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव नहीं।
अल्फा पार्टिकल इस पर कितना चार्ज होता है, +2। अब इमेजिन करिए पहले ये एक दूसरे से बहुत ही दूर है और हमने यहां से इस अल्फा पार्टिकल को किसी काइनेटिक एनर्जी से इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया, किसी काइनेटिक एनर्जी से इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया। मान लेते हैं जो अल्फा पार्टिकल है उसको v स्पीड से इसकी ओर प्रोजेक्ट किया, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ अल्फा पार्टिकल का मास m इंटू v²। अब क्या होगा, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की ओर जाएगा, इस पर भी प्लस चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा तो इसकी स्पीड जो है वो कम होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बट एनर्जी कहाँ जाएगी, तो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। होगा क्या, जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, एक टाइम आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। जब इसकी स्पीड 0 हो गई मतलब जितनी भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मान लेते हैं किस डिस्टेंस पर होता है ऐसा, r डिस्टेंस पर। तो इस r डिस्टेंस पर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो k q1 q2 अपॉन r, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv²। चार्ज हमें पता है, चाहो तो लिख सकते हो k q1 की वैल्यू 2e, q2 की वैल्यू ze अपॉन r, हाफ mv²। n पता होगा, v पता होगा, बाकी सारे पैरामीटर्स पता है। यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, r, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्योंकि यहां आने पर इसकी स्पीड 0 हो गई, अभी भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो वापस ये इस डिस्टेंस से रिवर्ट कर जाएगा, इस डिस्टेंस से वो रिवर्ट कर जाएगा। यस, यहाँ पर मैंने माना है कि अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट इसकी ओर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ही मूव कर रहा है, यानी हेड ऑन कोलिजन वाली सिचुएशन में है, तो यहीं से वापस फिर वो रिवर्ट होके चला जाएगा। तो ये सिंपल सा एक केस है, ऐसा नहीं कि सर किसी एंगल पर हो तो यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, वो वाले केसेस हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है जो कि अल्फा पार्टिकल की हो सकती है। और मैं आपको बता दूं इसी तरह से इन्हीं कैलकुलेशंस के थ्रू रदरफोर्ड ने एटम और न्यूक्लियस की साइज को फाइंड आउट किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट रदरफोर्ड मॉडल। हाँ, लेकिन लेटर ऑन कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुए जिससे ये लगा कि नहीं, रदरफोर्ड मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो अल्टीमेटली हमने रदरफोर्ड मॉडल को भी डिस्कार्ड कर लिया। बट रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे उसको समझने के लिए पहले हमें और भी बहुत सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने होंगे, अच्छी खासी फिजिक्स समझनी होगी। इनफैक्ट कह सकते हो कि अब यहां पर आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल बहुत सारे चेंजेस हुए साइंस में, बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए, और यूं कह सकते हो कि ये वो पीरियड है, यानी अगर मैं बात करूं 1910 से 1925 तक साइंस ने वो पीरियड ऑब्जर्व किया जिसमें साइंस में मेजर चेंजेस हुए। इसमें सबसे बड़ा चेंज जो हुआ वो आया है क्वांटम फिजिक्स का। तो मेजर डेवलपमेंट हुआ, यूं कह सकते हो कि साइंस ही पूरी बदल गई। इससे पहले और इसके बाद में साइंस पूरी बदल गई, एक नई फिजिक्स ऐड हो गई जिसे हम कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो अगेन हमें पहले उसमें जो भी डेवलपमेंट हुए उनको पहले डिस्कस करना होगा। ऑब्वियसली अगेन हम पूरा डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट जो जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए साइंस में वो पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, राइट। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पहले समझ बात करते हैं। वेव्स, वैसे तो पूरा टॉपिक है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे साउंड एंड वेव्स, बट यहां पर हल्का सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लेंगे। वेव्स क्या होती है,
क्या इनको कुछ डिफाइन किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। आई थिंक कुछ ऐसा हम कह सकते हैं कि वेव बेसिकली मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट द नेट ट्रांसफर ऑफ मैटर। समझते हैं इसको कैसे? जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, अगर मैं इसको फेंकता हूं, ऑब्वियसली मैंने फेंका है तो मैंने कुछ एनर्जी लगाई है और ये कहीं और जाके गिरेगी, किसी दीवार पे गिरेगी या किसी के ऊपर गिरेगी। अगर क्लासरूम है तो किसी स्टूडेंट के ऊपर गिरेगी, स्टूडेंट पे गिरेगी तो उसको लगेगी, यानी ऑब्वियसली कुछ उस पर फोर्स लगा, यानी मैंने अपनी एनर्जी उसको दी है। किसके थ्रू? चौक के थ्रू। हाँ, बट यहां पर क्या हुआ? एनर्जी का ट्रांसफर भी हुआ, साथ में मैटर का ट्रांसफर भी हुआ। लेकिन एक और दूसरा तरीका देखते हैं। लेट्स से यहां पर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, एक स्ट्रिंग का एक एंड मेरे हाथ में, दूसरा एंड दीवार पर, और मैंने अब क्या किया? एक जो स्ट्रिंग थी उसको यहां से एक झटका सा दिया, हम्प क्रिएट किया। ऑब्वियसली अगेन मैंने झटका दिया तो मैंने कुछ एनर्जी दी, वो हम्प मूव करता हुआ सामने की दीवार पे जाकर टकराएगा, सामने की दीवार पे टकराएगा, यानी इस दीवार पर फोर्स लगेगा। यहां पर भी एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन जब वो हम दीवार से टकरा जाएगा उसके बाद आप देखोगे तो स्ट्रिंग तो वापस अपनी जगह पर है, स्ट्रिंग वापस अपनी जगह पर है। स्ट्रिंग के स्ट्रिंग में जितने भी एटम्स हो वो सब अपनी जगह पर है, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि क्या जनरेट हुई? एक वेव जनरेट हुई, एक वेव जनरेट हुई। तो बेसिकली वेव इज व्हाट लिख सकते हो? मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम one point to another without the net transfer of matter, without the net transfer of matter। हाँ, लेकिन अब ये जो वेव्स है वो बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, बट बेसिकली अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ट्रांसवर्स मोस्टली जो वेव्स हम देखते हैं वो ज्यादातर ट्रांसवर्स ही वेव्स होती है, जैसे आप कह सकते हो स्ट्रिंग वेव, स्ट्रिंग में डेवलप करते हैं। पानी में वाटर वेव्स, पानी में जो वेव्स जनरेट होती है वो भी वाटर वेव्स। इवन जो लाइट है वो भी एक तरह की ट्रांसवर्स वेव ही है, लाइट भी आप कह सकते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव। बेसिक डिफरेंस क्या है? ट्रांसवर्स वेव में हम ये कहते हैं कि जब वेव जब मूव कर रही है तो वेव की अपनी एक डायरेक्शन है और पार्टिकल्स जो इन्वॉल्व है उनका भी मूवमेंट होता है। जैसे हमने स्ट्रिंग वेव में देखा कि पार्टिकल्स तो ऊपर नीचे मूव कर रहे थे और वेव सामने की तरफ। तो इन ट्रांसवर्स वेव जो वेव का प्रोपोगेशन होता है उसकी डायरेक्शन और पार्टिकल्स के मूवमेंट की डायरेक्शन 90 डिग्री पर होती है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें वेव जिस डायरेक्शन में मूव करती है पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे जो साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स जैसे मैं बोल रहा हूं, आवाज किसी तक पहुंचती है, पता कैसे पहुंचती है? जो एयर के अंदर पार्टिकल्स है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, उन पर फोर्स लगता है, वो ऑसिलेट करते हैं, वो आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं इस तरह से, जिसके कारण वो जो साउंड है आगे से आगे ट्रांसफर होती है। लेकिन इसमें जो पार्टिकल्स उनका जो मूवमेंट होता है वो वेव की डायरेक्शन में ही होता है, वेव की डायरेक्शन में ही होता है। जबकि ट्रांसफर वेव में वेव सामने जाती है, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करते हैं।
तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। ये आप फिजिक्स की किसी भी बुक से देख सकते हो, अगेन HC वर्मा से आप देख सकते हो, वहां पर ये सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है। ठीक, तो अभी हमारा जो मेन डिस्कशन होगा वो ट्रांसवर्स वेव, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स जो है, ठीक है, हमें तो हल्का सा इंट्रोड्यूस करना है, फिर हमारा मेन पार्ट कुछ और आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि नोट्स में ये सारी चीजें भी अभी हम लिखें। जस्ट हाँ, ये याद रखो, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये दो तरह की वेव्स होती है। ज्यादातर अब हमारा जो काम होगा वो ट्रांसवर्स वेव से होगा। जनरली ट्रांसवर्स वेव को आप इस तरह से डायग्राम में बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये वेव इस तरह से मूव कर रही, पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहा है। अब ये जो ट्रांसवर्स वेव है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो कि हम यूज करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, मैक्सिमम कोई पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हो रहा है अपनी मीन पोजीशन से। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो कह सकते हो ये जो है ये एम्पलीट्यूड है कि मैक्सिमम वो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जनरली ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव को ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड वन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। राइट नाउ ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में नहीं है, मैक्सिमम ये अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। देन सेकंड वन इज वेवलेंथ, जिसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से। क्या है वेवलेंथ? तो यहां पर वेवलेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वापस में डायग्राम बना देता हूं। इन्हें बोला जाता है क्रेस्ट, जब क्रेस्ट, और इन्हें बोला जाता है ट्रफ। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। लिखे डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको कहा जाता है वेवलेंथ। Then third one is frequency, जैसे न्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू हम बोलते हैं इसको न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अब आप इसे यूं सोचिए कि जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो ना, वेव्स जनरेट होती, वेव्स बाहर की ओर मूव करती हुई दिखाई देती। लेकिन आपको क्या लगता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है क्या वो भी बाहर की तरफ जा रहे होते हैं? नहीं, वो अपनी जगह पर केवल ऊपर नीचे होते हैं। अगर पानी में आप एक कॉर्क फेंक दो तो आप नोटिस करोगे कि वो कॉर्क केवल ऊपर नीचे हो रहा है, वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट नहीं होता है। राइट, तो यहां पर व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या है? यहां पर जैसे ये जो पार्टिकल है ये हमेशा अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर नहीं रहता। राइट नाउ आपको दिख रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये नीचे आएगा, ये अपने यहां से यहां गया, फिर ये अपनी वापस से मीन पोजीशन पर आता है, फिर नीचे जाता है, यहां पर अपनी
लोएस्ट पोजीशन पे जाता है और फिर वापस से मेन पोजीशन पर आता है, जिससे एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यानी पानी में अगर आप एक कॉर्क डालोगे और उससे एक वेव पास होगी तो पानी पहले ऊपर उठेगा, वो कॉर्क ऊपर उठेगा, फिर वापस अपनी मेन पोजीशन पे जाएगा, फिर नीचे जाएगा और वापस से अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। इस तरह से ये मूवमेंट होता है, इसे हम कहते हैं एक ऑसिलेशन। मीन पोजीशन से ऊपर आया, वापस मीन पोजीशन, फिर नीचे गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इसे कहा जाता है ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो एक सेकंड में पार्टिकल्स कितने ऑसिलेशंस कर रहे हैं उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। चाहो पहले लिख दो डेफिनेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस made by a particle in 1 second. Made by a particle in 1 second. चलिए डायग्राम से भी समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक वेव है, राइट नाउ ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है और ये मिनिमम पर है। अब क्या होगा, ये जो हम्प है वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा, ये हम्प जो है वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगा। अब ये जो हम्प आप यहां देख रहे हो ना, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, समथिंग लाइक दिस। ये हम आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ये पूरा का पूरा यहां शिफ्ट हो गया, तो ये कह सकते ये वाला हम यहां शिफ्ट हो गया। फिर फर्दर चलिए और बनाने की कोशिश करते हैं। फिर एक और शिफ्टिंग होगी, ये यहां पर आ गया, अब देखिए ये जो पार्टिकल था, ये पार्टिकल पहले यहां पर था, यहां से यहां आ गया और फिर यहां से यहां आ गया। यानी ऑब्वियसली इनिशियली पहले ऊपर गया होगा, फिर वापस मीन पोजीशन पर आया, मीन से वापस यहां आ गया। ये डिफरेंस। या आप इस पार्टिकल की बात करो तो ये पार्टिकल पहले यहां पर था, व्हाइट लाइन, येलो लाइन ऊपर गया, फिर वापस ब्लू लाइन नीचे आ गया। अब ये वापस अपने नीचे की तरफ जाएगा। इसका आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, आधा ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुका है। ये कोई भी आप पार्टिकल आप देखो तो ये यहां से यहां गया, वापस इस तरह से आ गया, अब ये नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। इवन आप ये भी कह सकते हो अगर एक वेव लेमडा बाई 2, अभी इस वेव ने केवल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेमडा बाई 2, ये हम उठ के पूरा यहां आ गया, ये हम उठ के फाइनली यहां सुपर इंपोज कर जाएगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, लेमडा। तो राइट नाउ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, लेमडा बाई 2, वापस से लेमडा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तो टोटल लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल होने पर एक पार्टिकल का एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो अगर किसी वेव की स्पीड है v, तो एक सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, v। एक सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, v। और लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो v डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कितने ऑसिलेशंस होंगे, तो v डिवाइडेड बाय लेमडा, ये इतने ऑसिलेशंस होंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और यही अगर लाइट है तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, c, तो c बाय लेमडा 4 तो लाइट की स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, c डिवाइडेड बाय लेमडा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? लेमडा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर लेमडा पर एक, फिर लेमडा पर एक, फिर लेमडा पर एक, तो टोटल v डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितने ऑसिलेशंस होंगे, तो
तो v डिवाइडेड बाय लेमडा, इतने ऑसिलेशंस होंगे। और v डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल कर रहे हैं, 1 सेकंड में, तो v बाय लेमडा ऑसिलेशंस भी कितने सेकंड्स में हो रहे हैं, 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होंगे वही क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ फ्रीक्वेंसी को हमने वेवलेंथ से रिलेट कर दिया। यस, वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम। तो आप इन्हें रिलेट कर सकते हो। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये वर्ड्स में यूज करूंगा। देखो ये टर्म्स हमने डिफाइन की है बहुत बार। तो सही वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कुछ नहीं, जो आप बोर्ड पर देख रहे हो वही है। वेवलेंथ को इस तरह से डिफाइन किया गया। फ्रीक्वेंसी को आप चाहो तो फील कर सकते हो कि हाँ एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट हो रहा है। एक जैसे स्प्रिंग होती ना, न्यू मान के चलो, थोड़ा सा स्प्रिंग से सोच सकते हो। एक अगर स्प्रिंग है, लेट्स से यहां पर एक ब्लॉक रखा हो, ये इसकी राइट नाउ ओरिजिनल पोजीशन है। अब मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के छोड़ देता हूं, क्या होगा, ये ब्लॉक यहां जाएगा, फिर क्या यहां आके फिर यहां आके रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। क्या होगा, वो यहां नहीं रुकेगा, यहां कहीं आके रुकेगा, फिर वापस यहां जाएगा, फिर वापस स्ट्रेच होगा, फिर वापस श्रिंक होगी। यानी स्प्रिंग जो स्ट्रेच होगी, श्रिंक होगी, स्ट्रेच होगी, श्रिंक होगी। तो एक पार्ट, अगर स्प्रिंग की मैं बात करूं, ये ब्लॉक यहां पर था, यहां गया, यहां से यहां आया, फिर वापस यहां, ये इसका क्या होगा, एक ऑसिलेशन होगा। तो पर सेकंड ऐसे कितने ऑसिलेशंस कर रहा है, वो इसकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो दैट इज फ्रीक्वेंसी। यहीं पर 2-3 टर्म्स और भी यूज होती, वो भी मैं 1-2 टर्म्स और। वेव नंबर जिसे न्यू बार से रिप्रेजेंट हम करते हैं। वेव नंबर इज न्यू बार। क्या होता है ये, वैसे तो ये पूरी एक वेव है, हाँ, बट आप इसे कह सकते हो कि बहुत बार हम क्या करते हैं, ये लेमडा डिस्टेंस को एक वेव, फिर ये लेमडा डिस्टेंस दूसरी वेव। तो पर यूनिट डिस्टेंस कितनी वेव्स हैं, पर यूनिट डिस्टेंस कितनी वेव्स है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर होगा 1/λ। यानी व्हाट इज वेव नंबर, मैथमेटिकली बोलो तो इट इज 1/λ, इट इज 1/λ। ठीक है, तो लिख सकते हो आप यहां पर वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आई थिंक ये टर्मिनोलॉजीज है जो मैंने आपको यहां पर बताई। इससे आगे हम और कुछ पढ़ेंगे। आप पढ़ना चाहते हो ये सारा पार्ट, तो केमिस्ट्री की बुक्स में नहीं मिलेगा, फिजिक्स में एससी वर्मा से आप इंट्रोडक्टरी लेवल पर आप पढ़ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।